वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद सिंह प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन जो मिल रहा है उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि बारंबार नमन करता है भाई आपका। स्वाध्याय में गोविंद भाई की पाठशाला में स्वाध्याय में कैंसर मेरा परम सखा प्रज्ञा साज बहन जी द्वारा लिखित उनके 11वां अध्याय है अनुभव से मिले विचार। इस अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। चिकित्सा के समय मेरे स्वजन और मेरे परिवार के सदस्यों की भूमिका। मेरे पति, बच्चे, भाई, भाभी, पिताजी सभी ने बड़े प्यार से मेरी सेवा शुश्रूषा की। बच्चों को मेरी कीमों के काउंट का गणित मालूम था। जब मेरी श्वेत पेशियों की संख्या कम हो जाती थी तब बच्चे नहा धोकर सुबह ही दिनचर्या के बाद दो बार कमरे के दरवाजे तक आकर चले जाते थे। खिले हुए फूलों की तरह बिल्कुल मायूस मुस्कान उनके चेहरों पर होती थी। मधुर आवाज में मेरी बात पूछताछ करते उनकी यह मधुर मुस्कान दिन भर के लिए मुझे प्रसन्नता दे जाती थी। सफ़ेद पेशियों की संख्या अगर अच्छी हो तो कमरे में आकर बैठते और मेरे छोटे बड़े काम बड़ी तत्परता से करते थे। कीमोथेरेपी के बाद 7, 9 और 13वें दिन स्कूल से आते ही मेरे ब्लड रिपोर्ट के बारे में पूछते थे। माँ बीमार है, उसे चिंता ना हो, इसलिए साल भर तीनों ने जिम्मेदारी से पढ़ाई की, आपस में लड़ाई झगड़े तक नहीं किए। पहले 4 महीने मेरे लिए सब्जी फलों का रस निकालने की जिम्मेवारी मेरे भाई भाभी ने उठाई थी। उसके बाद 4 महीने वह काम मेरे देवर ने किया। अजय भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। वे अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी रोज़ सुबह भाभी के लिए सब्जियों की सफाई करना, फलों का रस निकालना, इन कार्य में 2-3 घंटे लगाते थे। उसके अलावा मेरा मनोरंजन भी करते थे। ज्योति और शैलेश दोनों जिम्मेदारी से मेरी पूरी देखभाल करते थे। शैलेश की 68 साल की बुआ जिद से 3 महीने हमारे घर रही। उस समय मेरी माँ भी बीमार होने के कारण मेरी देखभाल कर रही नहीं पाई। पूजनीय सुमित्रा बुआ ने माँ की ममता बनकर मेरी देखभाल की। वे मेरे बच्चों की नानी बन गई थी। यह सब कहने का यह कारण यही है कि इस अवधि में परिवार का प्यार और स्नेह और मानसिक बल आप में जीने की चेतना पैदा करते हैं। निश्चित रूप से आप जीने की तमन्ना रखते हैं और ये सकारात्मक वृत्ति आपकी सेहत को ठीक बनाने में सहायता करती है। रोगी की भूमिका। अगर पहले पल से ही भय की भावना को हटाकर बिना रोए धोए हुए संकट को समझकर हिम्मत से और तर्कपूर्ण विचारों से सामना किया गया तो समझ लो कि आपने जीत की तरफ कदम उठाए हैं। दुखी निराशा होकर कुमला हो गए विचारों की दिशा ही गलत हो जाती है। कई बार गलत निर्णय भी लिए जाते हैं, इन्हें टालना चाहिए। विचार पूर्वक जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लोगों की बातों में आकर बदलना नहीं चाहिए। अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। बार बार डॉक्टर उपचार पद्धति को नहीं बदलना चाहिए। किसी के कहने में आकर चमत्कार की उम्मीद रखकर अवैज्ञानिक उपचारों की तरफ नहीं झुकना चाहिए। संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अपने उपचारों को पूरी तरह निभाना चाहिए। अपना केस खुद ही बर्बाद करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। कल से आज काफ़ी ठीक है या आज नहीं तो कल जरूर ठीक हो जाऊंगी, इस तरह के सकारात्मक विचार ही आपको ठीक करेंगे। आज क्या तकलीफ हो रही है इसकी अपेक्षा आज कौन सी तकलीफ कम हो गई है या तो क्या करें जिससे कष्ट कम हो, ये सोच लें। क्या खा नहीं सकते इसकी अपेक्षा क्या खा सकते हैं सोचना ठीक रहेगा। समय बीत ही नहीं रहा, तंग आ गए, क्या करें इसकी अपेक्षा अब तो मेरे पास बहुत समय है। इतना आराम तो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। इतने सालों से भागदौड़ चल रही थी, बस अब इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी मनपसंद की कैसेट सुने, हास्य विनोद की कैसेट सुनकर घंटा भर दिल खोलकर हंसे, टीवी पर कोई अच्छी मूवी या सीरियल देख लें, अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ें, धार्मिक साहित्य, कथा, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि जो कुछ आप अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़ें। आप अपनी पसंद को पहचानें और उसके अनुरूप कार्य ढूंढें। घर में ही थोड़ा सा घूमना, अगर इच्छा हो तो परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करना, ताश, शतरंज, कैरम खेलना। मतलब यह कि आप अपने जीवन का मूल्य समझ गए हो। अब हर पल आनंद और प्रसन्नता से बिताएं। ये सारी बातें कैंसर ठीक होने में हाथ बटाएगी। हमारे समाज में कुछ ऐसा ही रिवाज हो गया है कि जितना रोग बड़ा हो उतना ही ज़्यादा रोना धोना मिलने वालों के सामने किया जाता है। छाती पीटना या खुद को होने वाले कष्टों की एक लंबी चौड़ी सूची बनाना। इसके अलावा घर के लोगों को यह नहीं अच्छा लगता, आपको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा कहकर सामने आया हुआ खाना छूना तक नहीं, फिर भी दूसरा खाना बनाने के लिए मजबूर करना, इसे ही शुश्रूषा कहा जाता है शायद। मेरा तो कहना है कि इन सारी चीज़ों को दूर रखकर अब जब इससे बाहर निकलेंगे तभी से आप में रोग सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। बीमारी में भी आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं।
आपको होने वाली तकलीफों की चर्चा जरूर ही अपने परिवार के साथ या डॉक्टर से करनी चाहिए, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपना आहार सुपाच्य होना चाहिए। आपकी बीमारी एक वस्तु स्थिति है, उसे स्वीकार करें। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। आपकी सेवा करने वालों को कष्ट कम हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। इससे आपको अधिक प्यार और ममता मिलेगी। खास सावधानी रखने वाली सूचनाएं। संपूर्ण उपचार प्रक्रिया के समय कई बार पेशेंट को बहुत ही कम श्वेत पेशियों के सहारे जीना पड़ता है। प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। उस समय लोगों से मिलना जुलना बंद करना चाहिए। साफ सुथरे कमरे में अलग रहकर आराम से समय बिताना चाहिए। सिनेमा घर, नाट्यगृह, बाग आदि भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहिए। अपना पानी और गिलास अलग से रखें। कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन आपको दूसरों का संसर्ग ना लगे, इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उपचारों की अवधि में रोज कम से कम 3 लीटर द्रव्यों का सेवन जरूरी है। आपके झड़े हुए बाल निसंदेह वापस आएंगे, यह विश्वास रखें। निर्भय होकर धैर्य से वास्तव का सामना करें। कुछ समय तक विग लगा सकते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मैं खुद गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धोकर गाजर बीट का रस और तथा घर में बनाया हुआ विविध फलों का रस योग्य मात्रा में लेती थी। पपीता, चीकू, अंकुरित मूंग खा लेती थी, लेकिन हलवा, खीर, दूध पाक आदि गरिष्ठ भोजन का पूर्णतः त्याग किया गया था। पकौड़े, पाव भाजी, पिज्जा आदि जीभ के अच्छे लगने वाले पदार्थों को भी पूर्णतः वर्जित कर रखा था। घर में ही 2-3 बार चला करें, इससे शरीर में हल्कापन आ जाता है। काउंट अगर अच्छा हो तो किसी को साथ लेकर खुली हवा में सुबह जल्दी या रात के बाग में जहां पर वाहन कम होंगे वहां धीरे धीरे चला करें। हल्का से व्यायाम जैसे कि ऊपर हाथ नीचे करना या हिलाना, कंधा, गर्दन, कमर को हल्का सा व्यायाम देना। अगर आप जानते हो तो खुद या किसी निपुण व्यक्ति से यौगिक क्रियाओं, प्राणायाम, ओंकार, भ्रामरी, श्वासन आदि का अभ्यास करें। अगर ध्यान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। इसमें कीमो और रेडिएशन थेरेपी को साइड इफेक्ट से बाहर निकालने में काफ़ी सहायता मिलती है। लेकिन कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। व्यायाम जरूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आप थकावट महसूस ना करें। अगर आप घर के छोटे बड़े काम कर सकते हो तो अवश्य करिए, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस धर्म ईश्वर पर मंत्र विश्वास है, मंत्र प्रार्थना पर आपकी श्रद्धा हो, उसका स्मरण निरंतर करते रहिएगा। बार बार ईश्वर, देवी देवता या मंत्र को बदलना नहीं चाहिए। मैं खुद जैन हूँ। भगवान त्रिनेत्र और निराकार मंत्र के जब से मुझे काफ़ी शक्ति मिलती रही है। उपचारों के दौरान मैंने जब भी कभी कष्ट, सड़ा, पीड़ा, वेदना अनुभव किया, तब इस मंत्र जाप से ही मुझे सहन की ताकत दी। इस मंत्र की पवित्र लहरें मेरे परिवार और मेरे अत्यंत श्रद्धा से निर्माण की। लेकिन अनंत आस्था और अंधविश्वास के बीच में जो सूक्ष्म लक्ष्मण रेखा है, उसे पार कर अंधविश्वास की तरफ झुकने की भूल नहीं करना चाहिए। रोग का निर्मूल दवा से होता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मेरा चमत्कार पर कोई विश्वास नहीं। रोग मुक्त होने के लिए बिना उपचार किए केवल अंधविश्वास में देवी देवताओं की याचना करोगे तो निराशा ही होगी। कई बार आप देखते होंगे कि रोग होते ही डॉक्टर या अस्पताल में जाने की अपेक्षा मन्नत मांगकर उसे पूरी करने की बेशुमार धन खर्च किया जाता है। ताकत और समय दोनों की बर्बादी, और अंत में झोली में निराशा लेकर अपने नसीब को कोसते हैं। ईश्वर की श्रद्धा बीमारी नहीं ठीक करती, लेकिन यह आस्था हमें रोग की पीड़ा को लड़ने की आंतरिक बल देती है, संघर्ष के लिए ताकत देती है। यह बात बिल्कुल सच है। उपचार और श्रद्धा की संयुक्त कोशिशों से सफलता प्राप्त होती है। तो ये था 11वां अध्याय, और अगला अध्याय है मनोमंथन। उस अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, और उसके बाद प्रतीक्षा, सच्ची कर्म निर्जरा, और 13वां अध्याय है कैंसर मेरा सखा परम। इसके स्वाध्याय को जल्द ही स्वाध्याय किया जाएगा। आप गोविंद भाई की पाठशाला में बने रहें, और आपने इसे सुना सब्र के साथ, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।